हेलो। तो ये लेक्चर है, यहाँ मैं आप लोगों को वायरस के बारे में थोड़ा सा जो है अवेयरनेस कराना चाहता हूँ। हालांकि वायरस आपके सिलेबस का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यू शुड हैव एन बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वायरस। तो ये वायरस लैटिन एक नाउन है। वायरस का मतलब होता है वायरॉन, या वायरस का मतलब होता है टॉक्सिन। ठीक है, पॉइजन या टॉक्सिन जो है इसका मतलब है, एक लैटिन वर्ड है। बहरहाल वायरस जो है पहली बार डिस्कवर जो है ये किया गया था किसने, एक रशियन बॉटनिस्ट था जिसका नाम डिमिट्री इवानोस्की था। उसने 1860s में मुझे लगता है तकरीबन उसने ये डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो ये जो टर्म है, लेकिन वायरस जो है टर्म है उसने नहीं किया था। इसने इसके लिए एक और बंदा जिसका नाम फ्रेड कोहन था। ठीक है, फ्रेड कोहन, उसने पहली बार जो है वायरस जो है टर्म जो है वो इस्तेमाल किया था। तो वायरसेस होते क्या हैं? ये वायरसेस ओब्लिगेटरी इंटरसेल्युलर पैरासाइट्स है। ठीक है, याद रखेंगे। और वायरसेस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन किसके, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के, क्योंकि इनमें कैरेक्टर्स है जो लिविंग भी जैसे हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो इनके नॉन लिविंग जैसे हैं। जैसे कि एज ए लिविंग इनके क्या कैरेक्टर्स हैं, इनमें जेनेटिक मटेरियल है, यानी इनमें जीन है, डीएनए की शक्ल में या आरएनए की शक्ल में, दोनों नहीं होता है, हमेशा दो में से एक होगा। और ये जीन जो है ये नेक्स्ट जनरेशन में, यानी जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये बिल्कुल उसी जीन के साथ जो है वो कंटिन्यू करती है अपनी लाइफ साइकिल को। ऐसा नहीं है कि जीन मिस हो जाता है किसी, जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई विद द सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन का मतलब है ये उसी जीन के साथ जो है वो कंटिन्यू करता है अपनी आने वाली जो जनरेशन से, रिप्रोड्यूस भी करता है, क्योंकि ये अपना नंबर इंक्रीज़ कराता है, म्यूटेशन भी दिखाता है इनके जीन आरएनए डीएनए में। ठीक है, वक्त के साथ साथ ये जैसे कि कहते हैं कि वायरस जो है फलाना डोज को जो है ये क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, तो म्यूटेशन के ज़रिए दिखाता है। और जब इनको हम कुछ स्टिमुलस देते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो उसको एकदम रेस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, जैसे केमिकल हो, हीट हो, रेडिएशन वगैरह। ठीक है, होस्ट स्पेसिफिसिटी इनमें होता है ज़बरदस्त की। जैसे कि कोई वायरस जो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को इन्फेक्ट करता है वो सिर्फ उसी को करेगा, दूसरे को नहीं। जैसे कि टीएमवी है वो टबाकू प्लांट को करता है, ऐसा नहीं कि वो जाके मेज़ को करना स्टार्ट कर देगा इन्फेक्ट। ठीक है, होस्ट बड़ा स्पेसिफिक है। और साथ साथ में और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी इनमें ज़बरदस्त की है, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है तो ये उस लिविंग यानी लिविंग सेल के अंदर ये एक एंटीजन की तरह आता है और उस सेल के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएगा उसके ख़िलाफ़। ठीक है, तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी दिखाता है। उसके अलावा इसकी कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी है, जैसे कि ये क्रिस्टलाइज किया जाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइज को सबसे पहली बार स्ट्रक्चर जब तभी वायरस का सामने खुल के आया जब इसको हम क्या किया, इसको हमने क्रिस्टलाइज किया है। तो स्टैनले ने, अमेरिकन एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप बोलो, उसने पहली बार इसको क्रिस्टलाइज किया गया था, जिसके लिए स्टैनले को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, तो उसके अलावा ये जो वायरसेस होते हैं इसको आप अगर लिविंग होस्ट से बाहर निकालेंगे तो ये बिल्कुल इनर्ट केमिकल की तरह बिहेव करता है। मान लो एक डीएनए है, एक या आरएनए है, या उसके ऊपर प्रोटीन कोट है और कुछ भी नहीं, इनमें कोई भी सेलुलर जो मतलब फीचर्स जैसे प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इस टाइप की कोई ऑर्गेनेलीज या कुछ भी इनमें नहीं है। कोई फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है तो होस्ट की पूरी मशीनरी इस्तेमाल करता है, ट्रांसलेशन अगर होगा तो होस्ट के सारे एंजाइम, सारे जो होस्ट का मशीनरी उसको इस्तेमाल कर, रेप्लिकेशन अपने डीएनए की करनी होगी तब भी ये होस्ट की सारी मशीनरी को इस्तेमाल करेगा, ख़ुद इसके पास कुछ भी नहीं। अगर होस्ट नहीं हो तो इसकी अपनी ग्रोथ नहीं, यानी कि प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ऑटोनॉमी इसकी कुछ भी नहीं। ये कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। जनरल स्ट्रक्चर किसी भी वायरस के जो है असली दो पार्ट्स होते हैं, कैप्सिड और न्यूक्लियोइड होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो वायरसेस हैं उनमें कैप्सिड यानी प्रोटीन कोड के ठीक ऊपर जो है कि और कवरिंग होता है जिसको हम एनवेलोप कहते हैं। अगर एनवेलोप होगा इन दैट केस इट मे बी कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, सम लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इट आल्सो पोजेसेस स्मॉल सब यूनिट्स। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट्स इनमें होते हैं जिनको हम पेप्लोमीर्स कहते हैं। इस तरह से एक एनवेलोप है, इसकी छोटे छोटे सब यूनिट्स यहाँ दिखाया गया है, तो ये सब यूनिट जो है इनको हम पेप्लोमीर्स कहते हैं। एक जैसे कि अपने ह्यूमन HIV वायरस में इस तरह आप देख लो। ठीक है, यहाँ दिया गया है HIV है, हर्पीज़ वायरस है, इनमें इस तरह से समान सब यूनिट से प्रोटीन एनवेलप की होती है। उसके बाद प्रोटीन कोड, प्रोटीन जो है कोड जो है अमाइनो एसिड्स की बनी, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। तो ये जो अंदर की जीनोम है, चाहे RNA या DNA, इसके बाहर
इसके बाहर से होता है, ठीक बाहर से, ठीक है। इसकी भी सब यूनिट्स होते हैं इन प्रोटीन कोड्स की, जिनको हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। ये देख लीजिए, ये यहाँ एक TMV का स्ट्रक्चर दिखाया है। टबाको मोज़ेक वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, हेलिकल RNA इसके नीचे घूमता हुआ जाएगा। ये इसकी जीन है, उसके बाहर से एक प्रोटीन, पूरी जो दिखाई दे रहा है आपको एक प्रोटीन कोट इसके बाहर से है कैप्सिड इसको हम बोलते हैं। इसके सब यूनिट्स जो है यहाँ है, छोटे छोटे जो सब यूनिट्स आपको दिख रहे हैं बीड्स की शक्ल में, ये इसकी कैप्सोमियर स्मॉल सब यूनिट्स है, ठीक है। अंदर इसके होते हैं जीनोम या जीन होगा। ये जीन जो है इनरमोस्ट होते हैं, इसकी जेनेटिक मटेरियल है भाई, इसकी ब्लूप्रिंट है इसका, या DNA होगा या RNA होगा, लेकिन दोनों कभी नहीं देखा गया है, तो नेवर बोथ, दो में दोनों नहीं होगा, ओबियसली दो में से एक ही हो सकता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे इनकी दो टाइप्स हैं। डीऑक्सी वायरस जेनेटिक मटेरियल DNA होते हैं, और DNA में भी दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनकी। डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है जैसे पॉक्स वायरस या कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस से। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा जैसे 5174 या साइनोफेज जो है वो ऐसे बैक्टीरियाज को बोलते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गीज को क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और इसी तरह से राइबो वायरस बोलेंगे जिनमें RNA जेनेटिक मटेरियल होगा, ये भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है जैसे, या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इनमें हो सकता है। रेवो वायरस, वॉन टेमर वायरस जो है एग्जांपल है किसका, डबल स्ट्रैंडेड RNA जिनमें होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाले जैसे TMV आप लोगों को पहले दिखाया था, हेलिकल जिसमें ये होता था RNA। उसके अलावा HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस जो होते हैं, इन्फ्लुएंजा जिसे कॉमन कोल्ड होता है ह्यूमन्स में, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही इनमें है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। तो इन्हीं RNA वायरसेस में ही कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनको हम रेट्रो वायरसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास एक ख़ास एंजाइम इनके अलावा होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ये एंजाइम इनके पास है, ठीक है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है इन्हीं में से पहली बार जो है दो साइंटिस्ट ने निकाला था, हार्वर्ड टेमिम एंड डेविड बल्टीमोर। 1970 में उन्होंने एक्चुअली ये डिस्कवरी भी की गई थी इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ 1975 में दिया गया इनको, ठीक, याद रख लीजिए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आपको पता होना चाहिए कि जब DNA से RNA बनाता है या mRNA बनाता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब RNA से उल्टा क्या बनाना हो, DNA बनाना हो mRNA से या RNA से आप बोलो, तो ऐसे कंडीशन को हम ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तब तक नहीं होता है जब तक ना आपके पास क्या नहीं होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होगा। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कराने वाले जो है रेट्रोवायरस है, इनमें क्या होता है, ये जब किसी बैक्टीरिया या किसी भी होस्ट में जाता है तो अपना RNA उसके अंदर डाल देता है। जी मैंने इसी दिखाया था, RNA अंदर डाल दिया तो उस RNA को फ़ौरन सेल के अंदर उनकी अपनी ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से वो किस में कन्वर्ट कर देता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर उसको DNA में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो DNA जो है इसकी DNA ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन वगैरह जो है बाद में होता है, ठीक। तो यूँ आप मान लीजिए ये इनके पास होगा रेट्रो वायरसेस की। और वायरसेस, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज भी सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था टॉवर्ट एंड डी हरील ने तकरीबन 1917 के दौरान, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है T2, T4, T6 वगैरह है ना, T सीरीज़ के जो बैक्टीरियोफेज हैं यहाँ दिखाया गया है। ये एक बैक्टीरियोफेज है, T4 बैक्टीरियोफेज। ये जब बैक्टीरिया, ये देख लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे इस तरह से, इसका टेल है, ये नेक है, और ये ऊपर एक इसका हेड होते हैं। हेड ये है इसके प्रोटीन कोड कैप्सिड, इसके अंदर इसका DNA होगा जेनेटिक मटेरियल। फिर एक नेक होगा, इस पर कॉलर, ये प्रोटीन से बनी हुई होती है ये वाला पोर्शन भी। उसके बाद ये जो है फाइबर इसके टेल्स हैं। ये जब बैक्टीरिया के ऊपर चला जाएगा तो इसको ग्रेसअप करने, पकड़ने में ये मदद करता है, फाइबर टेल्स, ठीक है। तो जब ये जीनोम अपना DNA जो है वो डाल देता है किसके अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर, तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल ये दो तरीके से दिखाता है वहाँ पे रिप्रोडक्शन, आप बोलो लाइटिक और लाइसोजेनिक। लाइटिक जो है, लिटिक मतलब लिसिस किल करने को बोलते हैं, लाइसोजेनिक जो है इसको हम टेम्परेट भी बोलेंगे। ये देख लीजिए, लिटिक की केस में क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है अटैच करेगा पहले उसी फाइबर्स के ज़रिए जो है ना, सपोज के ज़रिए जो है अटैच करके
एक इंजेक्शन की मैकेनिज़्म में जो है अपना डीएनए जो है इस टेल के होते हुए इसको अंदर डाल देते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब बैक्टीरिया के सेल के अंदर इसके डीएनए जो ही आ जाएगा उस प्रोसेस को बोलते हैं पेनिट्रेशन हो गया। उसके बाद अब डीएनए अंदर आ गया तो होस्ट के सेल में इसी की होस्ट की मशीनरी इस्तेमाल करके इस डीएनए को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, फिर उस पर ट्रांसलेशन होगा, उससे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। इसकी प्रोटीन मतलब उसी जो कोड है ना बाहर, देखो ये सारे कोड खुरी जब ये अंदर चला जाएगा तो ये प्रोटीन कोड को लेकर नहीं जाता है, प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाएगा, उसको हम गूस्ट बोलते हैं, GHOST गूस्ट। सिर्फ डीएनए ही जाता है जीनोम में, तो लेकिन बाद में प्रोटीन कोड उसी डीएनए से ही फिर ट्रांसलेशन के ज़रिए बना देता है और फिर असेंबल हो जाता है वो डीएनए और प्रोटीन कोड्स आपस में फिर मिल जाएगा और यूँ बहुत सारे बैक्टीरियोफेज सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर बन जाता है। अब जब साइज़ इनकी इंक्रीज़ हो जाएगा तो बैक्टीरियल सेल में एक ज़बरदस्त दबाव आ जाएगा साइज़ के लिहाज से, क्योंकि अंदर ये जमा हो जाता है, उसी वजह से बैक्टीरियल सेल जो है ब्रेक हो जाता है, लिसिस हो जाता है। इसी वजह से इसको लाइटिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया जो है फ़ौरन किल कर देगा, सारे बैक्टीरिया फिर रिलीज़ हो जाएगा, नए सेल उसको फिर दूसरा इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका इनका है लाइसोजेनिक तरीके से। इस केस में क्या करता है कि बैक्टीरियोफेज जो है आएगा बेचारा, इधर से अटैच हो जाएगा, डीएनए सीधा अंदर डाल देगा पेनिट्रेशन के ज़रिए। अब डीएनए जो है सेपरेटली इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। इस केस में लाइसोजेनिक में या टेम्परेट जो लाइफ साइकिल, इसमें ये डीएनए जो बैक्टीरियोफेज का है ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्योंकि बैक्टीरिया जो है ख़ुद भी हर 20 मिनट के बाद जो है इसकी डिवाइड होती हैं सेल की, तो इसने अपनी जो जीनोम है उसको कॉपी तो करनी ही है। जो ही इसको रेप्लिकेट करते हैं अपने जीनोम को बाइनरी फिशन के लिए, तो ये साथ साथ में क्योंकि इसके साथ इंटीग्रेट वायरस का डीएनए भी है, तो वायरस के डीएनए को भी यहाँ देखो कॉपी करते जाएगा, एक सेल का 2 से 4, तो यूँ इस तरह से। इस केस में जो है ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता है लाइसोजेनिक साइकिल में, ठीक है। अगर इसको किल करना है तो फिर क्या करेगा, ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये यहाँ से निकल जाएगा, अचानक दोबारा यहाँ से बाहर निकल के सेल में जाएगा, तो उस केस में ये दोबारा वही लाइटिक साइकिल दिखाता है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। ये वो बंदा है जिसने वायरस को पहली बार डिस्कवर किया गया था, ठीक है, डिमिट्री इवानोव्स्की, एक रशियन जो है बॉटनिस्ट था। तो इसके साथ ही मैं जो है ये लेक्चर यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। थैंक यू।